नमस्कार दोस्तों। आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स इन एंगुलर। इससे पहले वाली जो क्लास हुई है उसमें हमने डिस्कस किया है एग्जीक्यूशन ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का मेन पॉइंट है हमारा कंपोनेंट्स इन एंगुलर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ओवरव्यू। कंपोनेंट होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके के अंदर क्या क्या फाइल्स होती हैं, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिएटिंग कंपोनेंट। अगर हम एप्लीकेशन के अंदर कोई नया कंपोनेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं और उस कंपोनेंट्स को हमें एग्जीक्यूट करना है, कॉल करना है, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट डेकोरेटर। किसी भी कंपोनेंट को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर कंपोनेंट डेकोरेटर होता है। ये कंपोनेंट डेकोरेटर होता क्या है, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स। स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इनका क्या एडवांटेज है, ये चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एंगुलर 17 में स्टैंड अलोन का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले एक पॉइंट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपके पॉइंट्स हैं प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कंपोनेंट्स इन एंगुलर। ओपन करते हैं विजय वीएस कोड। वीएस कोड में हम देखेंगे, हमने यहाँ पर एक ऑलरेडी एक एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है कंपोनेंट्स इन एंगुलर। और कंपोनेंट्स के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा एसआरसी फोल्डर। एसआरसी फोल्डर में हम जाते हैं और ऐप के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर हमें हमारी एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग वाला पार्ट मिलता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग पार्ट मतलब ये जो ऐप है इसके अंदर जो भी हमारे लॉजिक्स होंगे, जो भी हमारा डिजाइनिंग होगा, कंप्लीट प्रोग्रामिंग होगा, वो सभी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो ऐप के अंदर होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, अपना यूआई डिजाइन करना है, टेम्पलेट डिजाइन करना है, तो वो सभी किया जाता है कंपोनेंट्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, कंपोनेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो अगर हम कंपोनेंट्स को डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एप्लीकेशन। सिंपल सी वर्ड्स में अगर मैं बताना चाहूँ आपके लिए, हम एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, उसमें बताता हूँ मैं आपके लिए, जैसे नोट डॉट टी एक्स। तो यहाँ पर जैसे हमने बोलते हैं भाई कंपोनेंट होता क्या है, तो आप बोल सकते हैं मैन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एप्लीकेशन, उसको बोलेंगे कंपोनेंट। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, आपको प्रोग्रामिंग करनी है, या आपको अपना टेम्पलेट डिजाइन करना है, यूआई डिजाइन करना है, तो वो आपका पूरा का पूरा किसके फॉर्मेट में होता है, कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, इसलिए हम कंपोनेंट को मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपका लॉजिक हो गया यहाँ पर, प्लस आपका जो यूआई वाला पार्ट हो गया, वो हम कंपोनेंट के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, अब जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं या कंपोनेंट की बात करते हैं तो उस कंपोनेंट्स के अंदर चार फाइल्स होती हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट कि उस कंपोनेंट के अंदर कौन कौन सी फाइल्स होती हैं या उस कंपोनेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको करना क्या है, टर्मिनल के अंदर जाते हैं और नया कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए हमें जो हमारा एप्लीकेशन फोल्डर है उस एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर एक सिंपल सा कमांड चलाना है, ng जनरेट कंपोनेंट। ठीक है, ng एंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट। ठीक, और यहाँ पर हमें कंपोनेंट्स का नेम लिखना है, जो भी जिस नेम से भी हम कंपोनेंट बनाना चाहते हैं वो नेम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे नेम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हम कंपोनेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे हम एंटर करेंगे तो एफ फोल्डर के अंदर रजिस्ट्रेशन नाम से कंपोनेंट क्रिएट होगा और उस कंपोनेंट के अंदर 4 फाइल्स क्रिएट होंगी। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कंपोनेंट क्या होता है, सेकंड हमने यहाँ पर देखा क्रिएटिंग कंपोनेंट, कंपो कैसे क्रिएट करते हैं इसका कमांड मैंने आपको बता दिया, ng जनरेट कंपोनेंट। देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपके कंपोनेंट का नेम, जिस नाम से भी हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड हम यहाँ पर देखते हैं फाइल्स इन द कंपोनेंट, मतलब हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट। तो जो भी कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं उसके अंदर 4 फाइल्स क्रिएट होती हैं, आपको यहाँ पर दिख रही हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट क्रिएट किया तो रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट के अंदर पहली आपकी एचटीएमएल फाइल है, सेकंड आपकी स्पेसिफिक डॉट टीएस फाइल है, थर्ड आपकी टीएस फाइल है और फोर्थ आपकी सीएसएस फाइल है। ठीक है, ओपन करते हैं रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को। आप देखिए ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट क्रिएट हुआ है और जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर चारों फाइल्स यहाँ पर आपको मिल रही हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन सी फाइल का क्या काम होता है ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो फाइल होती है वो सीएसएस फाइल होती है।
इस फाइल का काम होता है स्टाइल शीट क्रिएट करना, सीएसएस क्रिएट करना। इस कंपोनेंट के लिए जो भी हम स्टाइल्स क्रिएट करना चाहते हैं, सीएसएस यूज करना चाहते हैं, वो सभी हम इस फाइल के अंदर रखेंगे। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कंपोनेंट, फर्स्ट फाइल ऑफ दिस कंपोनेंट, ठीक है। सेकंड होता है आपका एचटीएमएल फाइल। एचटीएमएल फाइल मतलब आपकी यूजर इंटरफेस से रिलेटेड होती है। जो भी हमारा टेम्पलेट है, जो भी हमारा यूजर इंटरफेस है, जो भी एचटीएमएल एलिमेंट्स हम यूज करना चाहते हैं, वो सभी इस फाइल के अंदर किए जाते हैं। क्लियर? ये आपकी होती है आपकी कंपोनेंट सॉरी टेम्पलेट फाइल या एचटीएमएल फाइल। फोर्थ होती है थर्ड होती है आपकी स्पेसिफिक डॉट टीएस फाइल। ये जो टाइप स्क्रिप्ट फाइल होती है, इसका जनरली यूज किया जाता है टेस्टिंग पर्पज से। जब हम किसी कंपोनेंट्स को या एप्लीकेशन को यूनिट टेस्टिंग करते हैं, तो वहां पर ये वाली फाइल्स यूज होती है। ये टेस्टिंग वाला जो पार्ट होगा वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। फोर्थ जो फाइल होती है वो होती है आपकी रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट डॉट टीएस। ये टाइप स्क्रिप्ट फाइल होती है। ये मेन फाइल होती है जिसके अंदर हम बाकी की सारी फाइल्स को कॉल करते हैं, प्लस यहाँ पर हम अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट को समझने के लिए हमें इस फाइल को समझना पड़ेगा, ये जो डॉट टीएस फाइल इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस फाइल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये फाइल बेसिकली काम क्या करती है, इस फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, और किस तरीके से हम सीएसएस या एचटीएमएल को इस फाइल के अंदर कॉल करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर नेमिंग की बात करते हैं, तो कोई भी कंपोनेंट जब क्रिएट होता है ना, तो सबसे पहले जिस नाम से कंपोनेंट क्रिएट होता है वो आता है डॉट कंपोनेंट, और डॉट लगाकर उसका टाइप, फाइल का टाइप। जैसे सी एस है तो सी एस एस, एच टी एम एल है तो एच टी एम एल, टी एस है तो टी एस, इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल की। ये जो फाइल होती है बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, और यही फाइल है जिसके अंदर हम बाकी की दूसरी फाइल्स को कॉल करते हैं, ठीक है। देखते हैं स्टार्टिंग में जब भी कोई कंपोनेंट क्रिएट होता है तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक मॉड्यूल इंपोर्ट होता है, जिस मॉड्यूल को एंगुलर कोर मॉड्यूल बोला जाता है, ठीक है। एंगुलर कोर मॉड्यूल के अंदर से हमने इस कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट किया है, और ये जो कंपोनेंट यहाँ पर एट द रेट कंपोनेंट आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डेकोरेटर। क्या बोलते हैं इसके लिए? डेकोरेटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डेकोरेटर कंपोनेंट को डिस्कस करने वाले हैं, या कंपोनेंट डेकोरेटर को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो एट द रेट कंपोनेंट है, ये आपका एक डेकोरेटर कंपोनेंट है, और ये डेकोरेटर जिसके अंदर हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की सारी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि इस कंपोनेंट का सिलेक्टर क्या है, ये कंपोनेंट के अंदर स्टैंड अलोन है कि नहीं है, इंपोर्ट्स मतलब दूसरे मॉड्यूल को इसमें इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट्स प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, स्टाइल यूआरएल एंड सॉरी टेम्पलेट यूआरएल एंड स्टाइल यूआरएल, ये क्या होगी, इस कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज होगी। तो जैसा मैंने बताया कि किसी भी फाइल को हमें कॉल करना है, जैसे सीएसएस फाइल को कॉल करना है, एचटीएमएल फाइल को कॉल करना है, तो जब तक हम इन फाइल्स को सीएसएस या एचटीएमएल को इस टीएस फाइल के अंदर या इस डेकोरेटर जो एट द रेट कंपोनेंट है हमारा, इसके अंदर जब तक हम कॉल नहीं करेंगे, तब तक ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो उसको रीड करेगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर है ना आपके लिए? कोई भी टाइप स्क्रिप्ट फाइल कंपोनेंट तभी कहलाएगी जब उसके अंदर कंपोनेंट डेकोरेटर को यूज किया जाता है। यदि इस टाइप स्क्रिप्ट फाइल से कंपोनेंट डेकोरेटर को हटा दिया जाए, तो ये सिर्फ एक टाइप स्क्रिप्ट फाइल होगी, इसको हम कंपोनेंट नहीं बोलेंगे। क्लियर है ना? तो कंपोनेंट डेकोरेटर एक ऐसा डेकोरेटर जिसके द्वारा किसी भी टाइप स्क्रिप्ट फाइल को कंपोनेंट फाइल में कन्वर्ट किया जाता है, उसको कंपोनेंट बनाया जाता है, कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज सेट की जाती हैं, वो आपका एट द रेट कंपोनेंट डेकोरेटर कहलाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है आपकी टेम्पलेट यूआरएल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को समझते हैं, इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, ठीक है। टेम्पलेट यूआरएल जो प्रॉपर्टी है एट द रेट कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर, टेम्पलेट यूआरएल प्रॉपर्टी, इस टेम्पलेट यूआरएल प्रॉपर्टी के द्वारा हम इस कंपोनेंट की जो टेम्पलेट फाइल होती है, मतलब जो एचटीएमएल फाइल होती है, उस एचटीएमएल फाइल को यहाँ पर कॉल करते हैं, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर टेम्पलेट यूआरएल, टेम्पलेट यूआरएल मतलब उस फाइल का नेम जिस फाइल के अंदर हम टेम्पलेट डिजाइन करेंगे, मतलब यूजर इंटरफेस का काम करेंगे, एचटीएमएल फाइल का काम करेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, यहाँ पर वो फाइल है जिसके अंदर हम यूजर इंटरफेस का काम करेंगे, एच टी एम एल का काम करेंगे। तो ये वाली फाइल कब एग्जीक्यूट होगी? जब हम उसको इस टीएस फाइल के अंदर टेम्पलेट यूआरएल प्रॉपर्टी के द्वारा कॉल करेंगे, ठीक है। आई हैव अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ टेम्पलेट यूआरएल। टेम्पलेट यूआरएल वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम इस कंपोनेंट की टेम्पलेट फाइल को कॉल करते हैं, मतलब एचटीएमएल फाइल को कॉल करते हैं, ठीक है। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पर स्टाइल यूआरएल।
स्टाइल यूआरएल जिसके द्वारा हम इस कंपोनेंट की सीएसएस फाइल को यहाँ पर कॉल करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से एचटीएमएल फाइल को कॉल करने के लिए टेम्पलेट यूआरएल का यूज किया जाता है, उसी तरीके से सीएसएस फाइल को कॉल करने के लिए इस कंपोनेंट से रिलेटेड जो सीएसएस फाइल है उसको कॉल करने के लिए स्टाइल यूआरएल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है, टेम्पलेट यूआरएल एंड स्टाइल यूआरएल। अब कई बार क्या होता है कि कभी-कभी हम इस टेम्पलेट फाइल को यूज नहीं करना चाहते, मतलब जो एचटीएमएल फाइल है उस एचटीएमएल फाइल को इस कंपोनेंट के अंदर यूज नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर डायरेक्ट एचटीएमएल कोड को लिखेंगे। तो डायरेक्ट एचटीएमएल कोड को लिखने के लिए यहाँ पर एक सेकंड प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं टेम्पलेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो टेम्पलेट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम यहाँ पर डायरेक्टली अपने HTML कोड को लिख सकते हैं। मतलब जब हम इस कंपोनेंट में टेम्पलेट यूआरएल के द्वारा HTML फाइल को यूज नहीं करना चाहते, उस कंडीशन में कंपोनेंट के अंदर डायरेक्ट HTML कोड लिखने के लिए टेम्पलेट प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। क्लियर है ना? ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया, इसको आप ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट यूआरएल एंड द टेम्पलेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो टेम्पलेट प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्टली HTML कोड यहाँ पर लिखना चाहते हैं कंपोनेंट के अंदर, तो हमें टेम्पलेट प्रॉपर्टी का यूज करना है। और डायरेक्ट HTML कोड लिखना जैसा कि हम HTML फाइल के अंदर लिखते हैं, वो कोड आप एज इट इज यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मुझे H1 टैग यूज करना है, तो H1 टैग यूज करना है, यहाँ पर आप कोई भी मैसेज हम लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं वेलकम टू माय एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये H1 को आप यहाँ पर क्लोज कीजिए, ये H1 आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम इस टेम्पलेट को रन करेंगे, हम यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमको एक कॉमा लगाना है। जब हम इस कंपोनेंट को रन करेंगे, रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को रन करेंगे, उस समय टेम्पलेट जो होगा, जो HTML वाला पार्ट रहेगा, वो आपका ये टेम्पलेट प्रॉपर्टी के द्वारा दिखाई देगा। मतलब जो भी आपने लिखा है वो आपको रन करने पर वेब ब्राउजर पर दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर? यहाँ पर हम और भी HTML टैग को यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर p टैग को यूज करना है, पैराग्राफ टैग को, तो हम यहाँ पर p टैग को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम टू श्रेयान टेक टॉक, ठीक है। तो ये आप एक सेकंड HTML एलिमेंट हो गया जिसको हमने टेम्पलेट प्रॉपर्टी के अंदर यूज किया है, ठीक है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से हमने जो जिस तरीके से हमने ये नया कंपोनेंट क्रिएट किया है, उस नए कंपोनेंट को किस तरीके से हम रन कर सकते हैं। सबसे पहले रन करेंगे, अगर अभी हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, तो रन करने पर जो डिफॉल्ट कंपोनेंट है आपका ऐप कंपोनेंट, ये कंपोनेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एक बार मैं एप्लीकेशन रन करके दिखाता हूँ आपको। एप्लीकेशन रन करने के लिए आपको टर्मिनल विंडो पर लिखना है ng serve या ngs लिखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन बिल्ड होगी, बिल्ड होने पर आपका यूआरएल आपको दिखाई देगा, जनरेट होगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आप देखेंगे कि वेब ब्राउजर पर आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाती है। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो पेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब जो कंपोनेंट आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, वो कौन सा कंपोनेंट है आपका? ऐप कंपोनेंट, ठीक है। क्लियर है ना? ये सारी चीजें हम इससे पहले वाले लेक्चर में प्रॉपर्ली डिस्कस कर चुके हैं वहां पर, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ऐप कंपोनेंट को सेट किया जाता है या दूसरे कंपोनेंट को सेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम फिर से आपको बताने बोला हूँ कि बाय डिफॉल्ट अभी हमारा कौन सा कंपोनेंट रन हो रहा है? ऐप कंपोनेंट रन हो रहा है। हमें किसको रन करना है? रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट जो हमने क्रिएट किया उसको रन करना है। तो इस कंपोनेंट को रन करने के लिए अगर आपको याद होगा, तो हमें दो जगह सेटिंग करनी पड़ती है, दो जगह इस कंपोनेंट को कॉल करना है। सबसे पहले इंडेक्स फाइल के अंदर कॉल करना है और सेकंड हमें main.ts के अंदर उसको कॉल करना है, ठीक है। अब इंडेक्स फाइल के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को कॉल करने के लिए हम रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट के सिलेक्ट को यूज करेंगे। इसको यूज करेंगे, सिलेक्टर को यूज करेंगे। सिलेक्टर इस कंपोनेंट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा हम इस कंपोनेंट को किसी दूसरी फाइल के अंदर या किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर कॉल करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर सिलेक्टर आपको प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए, टेम्पलेट यूआरएल आपको समझ में आना चाहिए, टेम्पलेट प्रॉपर्टी आपको समझ में आना चाहिए, स्टाइल यूआरएल मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर रहे हैं सिलेक्टर की, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम उसको कॉल करेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉल करने के लिए आपको सिलेक्टर के विषय में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्टर क्या होता है? सिलेक्टर एक मेन प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा जो भी सिलेक्टर यहाँ पर क्रिएट हुआ है
उस सिलेक्टर के द्वारा हम इस कंपोनेंट को किसी दूसरी लोकेशन पर, किसी दूसरी फाइल पर या किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब यदि मुझे इस रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को इंडेक्स फाइल के अंदर कॉल करना है, तो हमें किसके द्वारा कॉल करना पड़ेगा? सिलेक्टर के द्वारा। हम इस सिलेक्टर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जब आप इंडेक्स फाइल के अंदर जाएंगे तो इंडेक्स फाइल में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कौन सा सिलेक्टर यूज हुआ है? ऐप रूट। और ऐप रूट किसका सिलेक्टर है? ऐप कंपोनेंट का। ठीक है। हमें इसको कॉल नहीं करना है, इसको आप कमेंट्स कर दीजिए या हटा दीजिए और यहाँ पर आप यूज करेंगे स्टूडेंट, ये सॉरी रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट का जो सिलेक्टर है उसको हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है। ये पहली स्टेप हुई, इंडेक्स के अंदर इसको कॉल करना है। ठीक। सेकंड स्टेप होती है हमें main.ts के अंदर इसको कॉल करना पड़ेगा। तो main.ts के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को कॉल करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को सबसे पहले इंपोर्ट करना है। यहाँ पर देखिए ध्यान रखना, किसी भी कंपोनेंट को जब हम दूसरे कंपोनेंट के अंदर कॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहली स्टेप होती है उसको यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है। चाहे आप ऐप कंपोनेंट के अंदर उसको कॉल करना चाहें या ऐप को रजिस्ट्रेशन के अंदर कॉल करना चाहें, आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर इसी तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को main.ts के अंदर यूज करना है तो main.ts के अंदर सबसे पहले हमने उसको इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट करने के बाद वो जो बूटस्ट्रैप मेथड होती है इसके अंदर हमें रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को लिखना है, सेट करना है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट दिया हुआ है? ऐप कंपोनेंट। हमें किसको कॉल करना है? रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को। तो ऐप कंपोनेंट की जगह किसको सेट करेंगे हम? रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को सेट करेंगे। क्लियर है ना यहाँ पर आपके लिए? ये बहुत ही बेसिक स्टेप्स होती है जिसको पहले भी हमने डिस्कस किया है, इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और यहाँ फिर हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि जो नया कंपोनेंट क्रिएट किया है उस नए कंपोनेंट को हम इंडेक्स के अंदर प्लस main.ts के अंदर किस तरीके से कॉल करेंगे। ठीक है। क्लियर। अब हमने रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर कॉल किया, जब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे दोबारा, तो रन करने पर हमारा ऐप कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट हमें वहां पर दिखाई देना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट में हमने यहाँ पर टेम्पलेट यूआरएल की जगह टेम्पलेट प्रॉपर्टी को यूज किया है। मतलब जो कुछ भी हमने टेम्पलेट प्रॉपर्टी में एचटीएमएल कोड लिखा है वो कोड हमें आउटपुट विंडो पर दिखाई देना चाहिए। ठीक है। तो चलिए एक बार एप्लीकेशन को सेव करते हैं। सेव करने के बाद में चलते हैं ब्राउजर पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्राउजर पर हमने देखा कि आपका जो वेब पेज है वहां पर आपका वही मैसेज, वही टेक्स्ट दिखाई दे रहा है जो आपने टेम्पलेट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। वेलकम टू माय एप्लीकेशन, वेलकम टू श्रेयान टेक एजुकेशन टेक टॉक, तो वही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। क्लियर है ना? तो आई होप यहाँ तक आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि भाई कंपोनेंट कैसे कॉल करते हैं, टेम्पलेट यूआरएल क्या होता है, स्टाइल क्या होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टाइल यूआरएल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टाइल यूआरएल के द्वारा हम सीएसएस फाइल को कॉल करते हैं। स्टाइल यूआरएल के साथ में एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल्स। ठीक है। स्टाइल्स प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि हम यहाँ पर डायरेक्टली सीएसएस कोड लिखना चाहते हैं। जिस तरीके से टेम्पलेट में एचटीएमएल कोड लिखा है उसी तरीके से स्टाइल के अंदर हम डायरेक्टली सीएसएस कोड को लिख सकते हैं। ठीक है। तो जब हम सीएसएस कोड डायरेक्टली यहाँ पर यूज करेंगे उस समय हम स्टाइल यूआरएल को यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक समय में या तो टेम्पलेट यूआरएल यूज होगा या टेम्पलेट यूज होगा, स्टाइल यूआरएल यूज होगा या स्टाइल्स यूज होगा। ठीक है। तो स्टाइल्स का पर्पस क्या हुआ कि कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली हमको सीएसएस कोड लिखना है। सीएसएस कोड लिखने के लिए आपको ये ब्रैकेट यूज करना है, सिंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो भी एचटीएमएल टैग है या जिस तरीके से भी आप सीएसएस लिखना चाहते हैं वो सीएसएस कोड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मुझे इस H1 के लिए प्रॉपर्टी सेट करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर H1 और H1 के लिए हम कोई भी प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। जैसे आपने लिखा फॉन्ट विड्थ लिख देते हैं, विड्थ। और फॉन्ट विड्थ हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? नॉर्मल करना चाहते हैं। ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखोगे तो आपका जो H1 टैग है जो डिफॉल्ट उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से उसने टेक्स्ट को यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है। अब हमने यहाँ पर स्टाइल में क्या कर दिया, H1 की प्रॉपर्टी सेट कर दी कि फॉन्ट विड्थ को क्या कर दिया हमने? नॉर्मल कर दिया। ठीक है। इसको एक बार सेव करते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे दोबारा आपकी रिफ्रेश होगी और देखो यहाँ पर आपने देखा कि आपका जो H1 टैग है उसकी प्रॉपर्टी जो विड्थ है वो आपकी नॉर्मल हो गई है। ठीक है। मतलब अब ये वाला स्टाइल यूआरएल काम नहीं कर रहा है, ये वाली सीएसएस जो फाइल है वो काम नहीं कर रही है। यहाँ पर स्टाइल्स में आपने जो सीएसएस कोड लिखा है वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड HTML टैग है जैसे P है, इसके लिए मुझे कोई CSS लिखना है यहाँ पर तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर
पी लिखेंगे और फॉर एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे फॉन्ट साइज हमने सेट कर दिया और फॉन्ट साइज आप जो भी देना चाहें, जैसे आपने लिखा 24 px है ना, तो 24 px 24 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक, ये किसके लिए किया आपने, पैराग्राफ के लिए किया, ठीक है। आप देखो यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज सेट हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी कि भाई स्टाइल्स क्या होता है, स्टाइल यूआरएल, टेम्पलेट, टेम्पलेट यूआरएल और सिलेक्टर। यहाँ तक हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा सेम टाइम पर रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्टैंड अलोन, जो कि इस लेक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं, और इम्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें देख लेते हैं। देखिए, स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है, स्टैंड अलोन मतलब ये जो कंपोनेंट आपने क्रिएट किया है, ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट की डिपेंडेंसी किसी दूसरे मॉड्यूल या हम बोले एनजी मॉड्यूल पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। क्लियर। जब हमारा कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट पर या किसी दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंडेंट नहीं होता, वहां पर हम स्टैंड अलोन इज इक्वल टू ट्रू को यूज करते हैं, ठीक है। एंगुलर के ओल्ड वर्जन की हम बात करते हैं, तो ओल्ड वर्जन में जब कोई कंपोनेंट क्रिएट किया जाता था और उस कंपोनेंट को जब हम किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर यूज करना चाहते हैं, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट आया यहाँ पर, और रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को मुझे ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज करना है, ठीक है। तो एंगुलर के प्रीवियस वर्जन में क्या होता था कि वहां पर एक मॉड्यूल होता था जिसको एनजी मॉड्यूल, मॉड्यूल मतलब एक फाइल होती थी, और उसके अंदर हमें क्या होता था, एनजी मॉड्यूल में नए कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को हम दूसरी जगह कॉल करना चाहते हैं, उसको एनजी मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता था, ठीक है ना। मतलब उसकी डिपेंडेंसी किस पर बनी रहती थी, एनजी मॉड्यूल पर उसकी डिपेंडेंसी बनी हुई है, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल पर उसकी डिपेंडेंसी बनी हुई है, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना। एंगुलर के ओल्ड वर्जन में जब हमें किसी कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर कॉल करना है या यूज करना है, तो सबसे पहले हमें उस कंपोनेंट को एनजी मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता था, ठीक है। उस पर्टिकुलर कंपोनेंट और उससे रिलेटेड जो भी मॉड्यूल्स हैं जिन पर उसकी डिपेंडेंसीज है, उनको हमें एनजी मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करना है, मतलब वहां पर उनकी एक बाइंडिंग हमको करनी पड़ती थी, ठीक है। एंगुलर 17 में क्या है, वो डिपेंडेंसी को खत्म कर दिया है। कदम इस तरीके से कर दिया है कि यहाँ पर स्टैंड अलोन का कॉन्सेप्ट आ गया कि हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और आपका कंपोनेंट स्टैंड अलोन कंपोनेंट है, इट मींस इसकी डिपेंडेंसी अब एनजी मॉड्यूल पर नहीं है। क्लियर है ना, इसकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे मॉड्यूल पर नहीं है। डायरेक्टली हम इस कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम किसी दूसरे कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम इस कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में इंपोर्ट करेंगे और किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट है, इसको हमें ऐप कंपोनेंट में यूज करना है, तो हम ऐप कंपोनेंट के अंदर जाएंगे और सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंपोर्ट किया आपने, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया। तो मुझे इस रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट के अंदर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टीज हैं, कोई मेथड्स हैं, उनको यूज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस इंपोर्ट का पर्पस क्या है, यहाँ पर किसी दूसरे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना। क्लियर है ना। तो इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें उसको लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें ऑलरेडी यहाँ पर राउटर आउटलेट कंपोनेंट जो है उसको यूज किया गया है, तो इसके साथ ही साथ हम रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को भी इसके अंदर यूज करना चाहते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। ये जो इंपोर्ट आपने किया है, ये हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टैंड अलोन, ठीक है। ना तो हमें यहाँ पर इस कंपोनेंट को एनजी मॉड्यूल में इंपोर्ट करना पड़ा, ना ही उसके उससे रिलेटेड जो डिपेंडेंसीज है उनको वहां पर मेंशन करना पड़ा। डायरेक्टली हमने इस कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर हम उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये होती है यहाँ पर स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी और इंपोर्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है। एट द रेट कंपोनेंट सिलेक्टर क्या होता है, ठीक है। डेकोरेटर क्या होता है, सॉरी ये डेकोरेटर है, डेकोरेटर क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। सिलेक्टर क्या होता है, स्टैंड अलोन का क्या मतलब है, इंपोर्ट का क्या मतलब है, बाकी की ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, हमने बहुत अच्छे से इनको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो कंपोनेंट है, ये बेसिकली एक क्लास है,
ठीक है, ये जो टीएस फाइल है, ये क्या है, आपकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है। और हम इसको कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेकोरेटर कंपोनेंट, ये कंपोनेंट डेकोरेटर है, इस कंपोनेंट डेकोरेटर के कारण ही हम इस टाइप स्क्रिप्ट फाइल को कंपोनेंट फाइल बोलते हैं। यदि हम इस टाइप स्क्रिप्ट फाइल से इस कंपोनेंट डेकोरेटर को रिमूव कर देते हैं, तो ये एक सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होगी, हम इसको कंपोनेंट फाइल नहीं बोल सकते। क्लियर? एक कंपोनेंट की तरह हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो किसी भी टाइप स्क्रिप्ट फाइल को कंपोनेंट फाइल अगर आपको बनाना है, तो आप सिंपल उसमें कंपोनेंट डेकोरेटर को यूज कीजिए और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर डिफाइन कीजिए। वो टाइप स्क्रिप्ट फाइल आपकी एक कंपोनेंट फाइल की तरह काम करेगी, मतलब हम उसको कंपोनेंट बोल सकते हैं उसके लिए, ठीक है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट यहाँ पर बना हुआ है, ये क्लास है। इसके अंदर हम अपनी पूरी प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। जो भी आपको वेरिएबल्स लेना है, मेथड्स बनाना है, या हमें जो भी लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, वो सभी लॉजिक हम इस कंपोनेंट क्लास के अंदर करते हैं। ये कंपोनेंट क्लास एक्सपोर्ट क्लास होती है, मतलब हम इसको किसी दूसरी जगह इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट का मतलब दूसरे कंपोनेंट को या दूसरी क्लास को यहाँ पर हम यूज करना चाहते हैं, हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। अब इस क्लास को हम अलाउ करना चाहते हैं, इस कंपोनेंट को हम अलाउ करना चाहते हैं किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करने के लिए, तो हमें उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट लगाना पड़ेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने टाइप स्क्रिप्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, क्योंकि ये सब टाइप स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। ये टाइप स्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती है, ये सब उसकी कॉन्सेप्ट है। तो जहाँ टाइप स्क्रिप्ट का जो हमारा ट्यूटोरियल है, उसमें हमने इसको प्रॉपर्ली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।